गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब रेडी हैं आज की क्लास के लिए? तो आज की क्लास में हम इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने इनकम टैक्स सब्जेक्ट शुरू किया था और उसका कुछ बेसिक्स टर्म्स हमने देखी थी। तो आई होप आपको वो समझ में आया होगा। क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। तो आज की क्लास में जो हम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स देख रहे हैं इनकम टैक्स के, तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप देखो तो मैं फर्स्ट स्टेटमेंट अगर रीड करूँ, इनकम अर्न्ड बाय एवरी पर्सन इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इट एक्सीड्स द मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट। अब यहाँ पे मैंने दो टर्म्स को हाईलाइट किया हुआ है रेड पेन से, पर्सन एंड मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट। ठीक है, तो ये पूरे स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको पहले इन टर्म का मतलब समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन की डेफिनेशन क्या है। देखो, जब भी आप कुछ रीड आउट करते हो, सपोज आप कोई बुक पढ़ रहे हो, तो बुक में अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग टर्म्स को डिफाइन किया गया है। उसी तरीके से अगर हम इनकम टैक्स की बात करें, जो हमने लास्ट क्लास में इनकम टैक्स एक्ट 1961 देखा था, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अगर हम देखें तो डिफरेंट टर्म्स को डिफाइन किया गया है। आप ये बोलो कि टैक्स पेयर कौन है, तो टैक्स पेयर कौन होता है उसकी डेफिनेशन है। टोटल इनकम पे टैक्स लगेगा, तो टोटल इनकम क्या होती है वो बताया गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो सारी आपकी इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन की गई हैं इन पर्टिकुलर सेक्शंस। तो हम उस सेक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि डेफिनेशंस क्या हैं। तो इस स्टेटमेंट में पर्सन का मीनिंग समझने के लिए हम ये देखेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आते हैं। तो आप ये देखो, पहले आगे की टर्म्स को इम्पॉर्टेंट कर हम एक एक देखेंगे कंसेप्ट्स। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट हमने देखा, पहले स्टेटमेंट में पर्सन वर्ड आया। अब पर्सन का मीनिंग इनकम टैक्स में क्या है, तो पर्सन की डेफिनेशन डिफाइन की गई है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। पर्सन में इंक्लूड होते हैं सबसे पहले इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल का मतलब है यहाँ पे ह्यूमन बीइंग। ठीक है, कोई भी आपका ह्यूमन बीइंग जो है वो, उसको हम बोलेंगे कि वो इंडिविजुअल है और वो इनकम टैक्स में पर्सन की कैटेगरी में आता है। दूसरा है आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या फिर जिसको आप, ये टर्म आपने पहले सुनी होगी, HUF। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है? वो फैमिली, नाम से पता चल रहा है, फैमिली जो कि अनडिवाइडेड हो, सेपरेट नहीं हुई है। तो वो फैमिली जिसमें जनरेशंस चलती हुई आ रही हैं, यानी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फिर उनके चिल्ड्रन हैं, फिर उनके चिल्ड्रन हैं। तो आपकी सिंपल मीनिंग में आप इसको कह सकते हो कि इसका मीनिंग है जॉइंट फैमिली। ठीक है, तो जॉइंट फैमिली जो कि अपना फैमिली बिजनेस रन कर रहे हैं, वहां से उनको इनकम हो रही है, उस पे उनको टैक्स पे करना है, तो हम ये बोलेंगे कि HUF जो है वो टैक्स पेयर है। तो पर्सन की डेफिनेशन में फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड हो गई इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल मतलब ह्यूमन बीइंग्स। फिर आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। फिर आती है आपकी कंपनी, कोई भी कंपनी है तो वो पर्सन की कैटेगरी में आएगी। पार्टनरशिप फॉर्म्स हैं, वो पर्सन की कैटेगरी में आएगा। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर दो या दो से ज्यादा लोग मिलके किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए कुछ काम कर रहे हैं जहां पे उनका मोटिव है इनकम अर्निंग, ठीक है, तो अगर इस कॉम्बिनेशन में सिर्फ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल्स का मतलब यही है ह्यूमन बीइंग। तो अगर दो या दो से ज्यादा लोग मिलके सिमिलर मोटिव के लिए काम कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है।
लेकिन अगर कॉम्बिनेशन सिर्फ इंडिविजुअल्स का ना होके कॉम्बिनेशन हो जाए, सपोज करो 2 इंडिविजुअल्स या के साथ एक फर्म, या 5 इंडिविजुअल के साथ एक कंपनी, वो मिलके अगर काम कर रहे हैं विद सिमिलर मोटिव ऑफ प्रॉफिट अर्निंग, तो उसको हम बोलेंगे वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। तो इस तरीके की कोई अगर एंटिटी है तो वो भी पर्सन की डेफिनेशन में आएगी और उनकी अर्निंग्स पे टैक्स, उनको इनकम टैक्स पे करना होगा। लोकल अथॉरिटी हो गई आपकी, जैसे एमसीडीज वगैरह होती हैं, तो वो उनकी जो अर्निंग्स है वो भी पर्सन की कैटेगरी में आएगा और वो इनकम टैक्स के परव्यू में आएंगे लोकल अथॉरिटीज। एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द अबव सब क्लॉजेस। तो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन मतलब कोई भी ऐसी एंटिटी जो ह्यूमन बीइंग नहीं है लेकिन उसकी आइडेंटिटी है इन द आईज ऑफ लॉ। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कोई ऐसी एंटिटी जिस पे अगर कुछ केसेस अगर चल रहे हैं तो उसके नाम पे केस हो सकता है, ठीक है, या फिर वो भी अपने नाम से किसी पे केस कर सकती है। जैसे हम फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो एक एंटिटी है लेकिन उसकी लीगैलिटी है और इन द आईज ऑफ लॉ वो एक लीगल एंटिटी है, ठीक है। तो वो हो गया आपका आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो इसके अलावा ये इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी या फिर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनके अलावा भी अगर कोई ऐसा एंटिटी है जो कि अर्न कर रहे हैं और उनकी इनकम मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो फिर वो पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। तो अब इस स्टेटमेंट में आपको पर्सन का मतलब पता चल गया होगा। तो इनकम टैक्स में अब से कहीं भी हम पर्सन वर्ड अगर यूज करेंगे तो उसका मतलब सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं है, इसका मतलब होगा आपका इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी या फिर कोई भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट में क्या रहा है, इनकम अर्न्ड बाय एवरी पर्सन, इसका मतलब जो हमने पर्सन की डेफिनेशन करी, उन्होंने अगर कोई भी इनकम अर्न करी है इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स, उस पे इनकम टैक्स लगेगा प्रोवाइडेड, इसका मतलब कंडीशन है, यानी टैक्स तो लगेगा। पर्सन की कैटेगरी में जितने भी लोग आते हैं, जो भी आते हैं, इंडिविजुअल आता है या कंपनी आती है, फर्म आती है, तो पर्सन की कैटेगरी में जो भी आता है अगर उन्होंने इनकम अर्न करी है तो उनकी उस इनकम पे इनकम टैक्स लगेगा, लेकिन एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, इट एक्सीड्स, इट मतलब इनकम, दैट इनकम इट एक्सीड्स द मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, ठीक है। तो अगर पर्सन की कैटेगरी में जो भी है वो इनकम अर्न कर रहे हैं तो उस पे इनकम टैक्स लगेगा, प्रोवाइडेड वो पर्टिकुलर इनकम जो उन्होंने अर्न करी है वो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। अगर कम है, मतलब अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, अगर इनकम मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो उनको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो हम टर्म यूज कर रहे हैं मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, ये क्या है, इसको समझने के लिए हम कुछ स्लैब्स देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम पहले ये कुछ रेट्स देखते हैं। अगर आप देख रहे हो तो मैंने यहां पे क्या लिखा है, इंडिविजुअल लेस देन 60 इयर्स ऑफ एज, जो हमने, अब आपको आगे से ध्यान रखना है कि पर्सन की कैटेगरी में कौन कौन इंक्लूड होता है, वो आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इंडिविजुअल मतलब ह्यूमन बीइंग जिसकी एज 60 इयर्स से कम है, या फिर कोई एचयूएफ या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा, या फिर कोई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। तो हमने उनकी इनकम जो है उसमें कैटेगरीज बना दी हैं कि अगर इतनी इनकम तो ये टैक्स रेट, अगर इतनी इनकम तो ये टैक्स रेट, इतनी इनकम तो ये टैक्स रेट। तो इस हिसाब से हमने उनकी इनकम को डिवाइड करके, इनकम का डिवीजन करके और उसके अकॉर्डिंग हमने
टैक्स रेट्स जो हैं वो डिवाइड कर दिए। अब ये जो हम डिवीजन कर देते हैं, यानी इनकम का डिवीजन, और फिर उसके हिसाब से जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके टैक्स रेट्स बढ़ते जाएंगे। तो ये जो हमने डिवीजन किया है इसको हम बोलते हैं स्लैब रेट। इसका मतलब स्लैब रेट का मीनिंग क्या है? जब आप इनकम को कैटेगरीज में डिवाइड कर दो और कैटेगरीज के बेसिस पे आप टैक्स रेट डिफाइन कर दो, तो उसको हम बोलते हैं स्लैब रेट। ठीक है, इसी के साथ में एक और टर्म होती है फ्लैट रेट। फ्लैट रेट आप समझो इसका अपोजिट है। जैसे हम स्लैब रेट में कैटेगरीज डिवाइड करके हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज ऑफ टैक्स रेट्स हैं, फ्लैट रेट में आपके पास ये कैटेगरीज जो हैं ये नहीं होती हैं। ठीक है, यहां पे आपके पास सीधा फ्लैट, जैसे आप मॉल जाते हो शॉपिंग करने, तो वहां पे आप अगर सेल चल रही है तो आप देखते हो एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पे लिखा है फ्लैट 50% ऑफ। ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, वहां उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी आइटम्स हैं उन सब पे 50% ऑफ। तो वही सेम कंसेप्ट अगर आप यहाँ पे लगाओ फ्लैट रेट, तो यहाँ पे आपके पास कैटेगरीज नहीं है, आप सीधा एक टर्म यूज कर रहे हो कि 30% का टैक्स लगेगा। ठीक है, तो जो हमारी फर्म हो गई या फिर आपकी कंपनी हो गई या कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, तो इन पे ये स्लैब रेट्स नहीं लगते हैं, उन पे सीधा आपका फ्लैट रेट लगेगा 30% का टैक्स। तो ये दो टर्म्स आपने यहां से और समझ ली, स्लैब रेट एंड फ्लैट रेट। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, स्लैब रेट का मतलब है जब आप कैटेगरीज में इनकम को कैटेगरीज में डिवाइड करके और उसके अकॉर्डिंग टैक्स के रेट्स आप निकालते हो। ठीक है, तो वो होंगे, ये हमारा स्लैब रेट है। और जब ये कैटेगरीज ना हो, आप बोल रहे हो जितनी आपकी इनकम, टोटल इनकम पे 30% टैक्स पे करना है, तो वो 30% जो है ये आपका फ्लैट रेट है। ठीक है, अब जरा हम ये स्लैब रेट समझते हैं। अभी हम फ्लैट रेट ये समझाने के लिए था, अभी हम देखते हैं स्लैब रेट्स क्या हैं। अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से हमने अलग अलग स्लैब रेट बनाए हैं। अब हमने यहाँ पे इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं और हमने इंडिविजुअल्स को डिवाइड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। तो अगर इंडिविजुअल है जिसकी एज 60 ईयर्स से कम है, ठीक है, अब आप बोलोगे कि 60 ईयर्स कब, कौन से साल में 60 ईयर्स, तो ये होता है प्रीवियस ईयर में। वो अभी हम आगे टर्म देखेंगे तो वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप सिंपल समझो कि इंडिविजुअल जिसकी एज 60 ईयर्स से कम है, HUF, AOP, BOI या फिर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, तो अगर उनकी इनकम 2,50,000 तक है तो उनको कुछ भी टैक्स पे नहीं करना है। ठीक है, अगर इनकम 2,50,000 एंड 10 रुपी टू 5 लाख हो गया, अब ये जो 10 रुपी है, आप सोचोगे इसके बीच का अमाउंट कहाँ गया, 2,50,000 एंड 1 रुपी हो तो क्या होगा। ठीक है, तो वो यहीं पे आता है। ठीक है, अबव 250 जो है वो यहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे टैक्सेशन में हम टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 कैलकुलेशन करते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे 10 लिख देते हैं। ठीक है, तो 2,50,000 एंड 10 रुपी, हम यहाँ पे 0,0,1 रुपी नहीं लिखेंगे क्योंकि हम टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो 2,50,000 एंड 10 रुपी टू 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, अबव 10 लाख 30%। तो अगर इनकम जिस रेंज में आएगी आपका, उस हिसाब से जो है वो आपका टैक्स रेट बढ़ता जाएगा। तो ये हुई हमारी फर्स्ट कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी अगर हम देखें तो जैसे हमने फर्स्ट कैटेगरी में डिवाइड किया था 60 इयर्स से कम एज अगर इंडिविजुअल है, और बाकी पर्सन की कैटेगरीज अदर देन फॉर्म, कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी। सेकंड में हमारे इंडिविजुअल्स हैं सिर्फ, तो इंडिविजुअल्स जिनकी एज 60 इयर्स और मोर है, 60 इयर्स या उससे ज्यादा हो, लेकिन 80 इयर्स से कम है इन द प्रीवियस ईयर, तो ये हो गए हमारे सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो सीनियर सिटीजन के लिए क्या स्लैब रेट है, 3 लाख, उनकी अगर इनकम 3 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं पे करना है। 3 लाख एंड 10 रुपीज से 5 लाख तक 5% रेट बढ़ जाएगा।
5 लाख से 10 लाख तक 20 और अबव 10 30। ठीक है। थर्ड कैटेगरी है आपकी जहां पे इंडिविजुअल की जो एज है वो हो गई 80 इयर्स और मोर, यानी ये कैटेगरी बन गई आपकी सुपर सीनियर सिटीजन की। तो सुपर सीनियर सिटीजन के लिए क्या है, अगर 5 लाख तक इनकम है तो कोई टैक्स रेट नहीं, 5 लाख एंड 10 रुपीज से 10 लाख तक है तो 20%, अबव 10 लाख है तो 30%। ठीक है, तो ये आपके स्लैब रेट्स हैं। अब हम तो बात कर रहे थे मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट की, ये मैम अचानक से स्लैब रेट पे क्यों आ गई? तो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट को समझने के लिए आपको स्लैब रेट्स पता होने चाहिए। अब आप देख रहे हो यहाँ पे जो हमने फर्स्ट कैटेगरी करी, कैटेगरी ए, उसमें 2,50,000 तक कोई भी टैक्स आपको नहीं पे करना है। इसी तरीके से जब हमने सेकेंड कैटेगरी में बात करी तो इस स्लैब में अप टू 3 लाख तक आपको कुछ भी टैक्स नहीं पे करना है। और थर्ड कैटेगरी की जब बात हमने करी तो यहां पे आपको 5 लाख तक कुछ पे नहीं करना है टैक्स। ठीक है, तो ये जो आपकी लिमिट्स हैं जहां पे आपको कुछ टैक्स नहीं पे करना है वो होती हैं आपकी मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, यानी वो लिमिट जिस तक आपको कुछ भी टैक्स नहीं पे करना। तो इन द केस ऑफ एन इंडिविजुअल जिसकी एज 60 इयर्स या उससे कम है, और in the case of HUF, AOP, BOI and artificial juridical person, maximum exemption limit is 2,50,000. In case of an individual whose age is 60 years or more but less than 80 years, maximum exemption limit is 3 lakh. In case of super senior citizen, maximum exemption limit is 5 lakh. ठीक है, तो अब अगर हम जो हम टर्म देख रहे थे, अगर हम इस टर्म पे आ जाएं वापस, अब इस स्टेटमेंट को देखो दोबारा से। इसमें हमने पर्सन की डेफिनेशन भी देख ली कि पर्सन का मीनिंग क्या होता है, और मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट भी देख लिया। तो अब स्टेटमेंट दोबारा से रीड करते हैं। इनकम अर्न्ड बाय एवरी पर्सन, पर्सन की कैटेगरी में जो भी आते हैं, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमने कैटेगरी पढ़ी है उसमें कंपनी, फॉर्म और लोकल अथॉरिटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन पे स्लैब रेट नहीं लगता है। अभी मैंने आपको बताया इनके लिए एप्लीकेबल है फ्लैट रेट। ठीक है, तो इनकम अर्न्ड बाय एवरी पर्सन, पर्सन ने जो भी इनकम अर्न करी उस पे इनकम टैक्स लगेगा, प्रोवाइडेड जो उसकी मैक्सिमम एक्सम्पशन लिमिट है उससे या उसकी इनकम एक्सीड कर जाए। मतलब अगर मैं इंडिविजुअल हूं, मैं इन पर्सन की इंडिविजुअल वाली कैटेगरी में आती हूं, मेरे लिए और मेरी एज है लेस देन 60 इयर्स, ठीक है, तो मेरे लिए मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट इज, बताओ, नहीं पता चला तो वीडियो पॉज करके वापस जाके देख सकते हो। जो हमने स्लैब्स देखे, अगर एज 60 इयर्स से कम है और इंडिविजुअल हूं मैं, तो मेरे लिए मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट इज ₹2,50,000। ठीक है, तो अगर मैं इंडिविजुअल हूं और मैं इनकम अर्न कर रही हूं, अगर मेरी इनकम 2,50,000 से कम है, ठीक है, टोटल इनकम 2,50,000 से कम है, तो मुझे टैक्स नहीं पे करना है। लेकिन अगर मेरी इनकम ये मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट इससे एक्सीड कर जाती है तो मुझे टैक्स पे करना है। ठीक है, अब कैसे पे करना है, कितना पे करना है, वो हम आगे की क्लासेस में सीखेंगे। अभी आप ये जो बेसिक कंसेप्ट है कि पर्सन का मीनिंग क्या है, मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट क्या है, वो एक्सीड कर गया तो आपको टैक्स पे करना है, अभी आप इसको समझो। ठीक है, तो ये आई होप ये वाला स्टेटमेंट जो है इसका मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्लैब रेट्स देखने के बाद शायद कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, या ज़्यादातर के मन में शायद क्वेश्चन होगा कि मैम ने शायद पुराने स्लैब रेट्स बता दिए हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारा न्यू टैक्स रिजिम आया है तो वो शायद सबको याद होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा न्यू टैक्स रिजिम के बारे में देखते हैं
और फिर हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सा, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको कौन सा पढ़ना है। तो ये जो न्यू टैक्स रिजिम है, लास्ट क्लास में हमने फाइनेंस एक्ट की बात करी थी कि फाइनेंस बिल प्रेजेंट होता है, उसके बाद फिर वो अगर अप्रूव हो जाता है तो वो फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें अमेंडमेंट्स होती हैं जो कि इम्प्लीमेंट हो जाती है इनकम टैक्स एक्ट में। तो फाइनेंस एक्ट 2020 में एक नया सेक्शन इंक्लूड किया गया है, सेक्शन 115 BAC, जिसको कि इम्प्लीमेंट कर दिया गया है आपके इनकम टैक्स एक्ट में। अब ये सेक्शन में क्या है कि पहली चीज तो ये सेक्शन एप्लीकेबल है सिर्फ इंडिविजुअल पे एंड HUF पे। अभी हमने पर्सन की बहुत सारी कैटेगरीज देखी, तो उन बहुत सारी कैटेगरीज में सिर्फ इंडिविजुअल और HUF पे ही ये पर्टिकुलर सेक्शन अप्लाई होगा। ठीक है, अब ये सेक्शन क्या कहता है कि आपके पास जो हमने स्लैब रेट्स देखे अलग अलग कि इंडिविजुअल जिसकी एज 60 ईयर्स से कम है उसके लिए एक स्लैब रेट है, सीनियर सिटीजन के लिए एक स्लैब रेट है और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए एक स्लैब रेट है। अब अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन एंड इन अंडर न्यू टैक्स रिजिम, ये जो हमने 3 कैटेगरीज करी अलग अलग स्लैब रेट्स की, अब इस सेक्शन में ऐसा कोई डिवीजन नहीं होगा, कोई डिफरेंट स्लैब रेट्स नहीं होंगे किसी के लिए भी कि वही सीनियर सिटीजन के लिए या सुपर सीनियर सिटीजन के लिए अलग से स्लैब रेट है, सबके लिए एक ही स्लैब रेट कंसिडर होगा। थर्ड मेन पॉइंट इज, ये जो आपका न्यू टैक्स रिजिम है ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। जो भी टैक्स पेयर्स हैं उनके पास ऑप्शन है, या तो वो एग्जिस्टिंग जो आपका जो अभी हमने स्लैब रेट पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स पे कर सकते हैं, या फिर ये न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग जो स्लैब रेट है वो अभी हम देखेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो जिस भी स्लैब रेट के हिसाब से, जिस भी टैक्स रिजिम के हिसाब से, इधर एग्जिस्टिंग जिसमें कि 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं, या फिर ये न्यू, जिसके भी हिसाब से आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होती है तो वो आप कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट है कि जो आपका ये ऑप्शन है, ये आप एक पहली चीज तो ये कि आपका न्यू टैक्स रिजिम ऑप्शनल है, फिर आप इसको चेंज भी कर सकते हो। मतलब अगर मैं इस ईयर, अगर मुझे अपना रिटर्न फाइल करना है तो अगर मैं इस ईयर में ओल्ड नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे जो आपका एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग स्लैब रेट्स के हिसाब से अगर मैं टोटल इनकम कैलकुलेट कर रही हूँ और ITR फाइल करती हूँ तो नेक्स्ट ईयर में मैं उसको चेंज कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर आपने अभी एग्जिस्टिंग के हिसाब से कैलकुलेशन करी या अभी आपने न्यू टैक्स रिजिम कंसिडर कर लिया तो नेक्स्ट ईयर अब आपको फिर न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इंडिविजुअल और HUF पे ही एप्लीकेबल होगा, अलग अलग कैटेगरीज नहीं होंगी, नहीं है स्लैब रेट्स के लिए, सबके लिए एक ही स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा। और ऑप्शनल है जिसमें भी आपको टैक्स लायबिलिटी कम हो, इधर एग्जिस्टिंग टैक्स रिजिम में या फिर न्यू टैक्स रिजिम में, तो वो आप कंसिडर कर सकते हो। और फिर है आपका कि जो है इसको आप चेंज कर सकते हो। अब आप स्लैब रेट्स देखो, न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से स्लैब रेट्स क्या हैं। पहले तो हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, जो हमारा एग्जिस्टिंग रिजिम है, टैक्स स्कीम है, उसमें 3 कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड किया, इनकम को डिवाइड किया और हमने रेट्स लिख दिए। अब इसमें ये एक ही है आपके पास, तो इंडिविजुअल हो लेस देन 60 ईयर्स ऑफ एज, सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर सिटीजन हो, सब पे यही एप्लीकेबल होगा। तो अगर आपकी इनकम 2,50,000 तक है तो नील, यानी इस केस में सबके लिए, सब कैटेगरीज के लिए मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट इज 2,50,000। अगर 250 से 5 लाख तक है तो 5% का रेट ऑफ टैक्स, 5 से 750 तक 10, 750 से 10 लाख तक 15, 10 लाख के लिए 10 लाख से लेके 1250 तक 20%, एंड 1250 से लेके 15 लाख तक 25, एंड अबव 15 से 30%। तो ये आपका न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से स्लैब रेट है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको ये फॉलो करना है तो आपकी जो भी ज्यादातर मैक्सिमम, अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो भी मैक्सिमम डिडक्शंस होती हैं, आप 80C 80D जो भी ये डिडक्शन लेते हो, मेडिकल इंश्योरेंस का,
या फिर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 की, वो सब आपको छोड़नी पड़ेगी, फोरगो करनी पड़ेगी, तभी आप न्यू टैक्स रिजिम के स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, तो ये तो एक आपकी नॉलेज के लिए था कि क्या है न्यू टैक्स रिजिम। अब जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्पेशली फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, अगर आपका उसमें बुक में आप मतलब आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई डिवीजन नहीं है कि आपको ये वाला स्लैब फॉलो करना है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो हमारा एग्जिस्टिंग, जो हमने अभी डिवीजन वाला देखा था, जो आपका नोट्स में देख लेते हैं, ये जो हमने ये आपके जो डिफरेंट स्लैब रेट्स देखे, ए बी और आपका सी कैटेगरी वाला, ये तो ये हमने इसके हिसाब से ही क्वेश्चंस करने हैं। तो ये जो है आपका न्यू टैक्स रिजिम, ये आपकी नॉलेज के लिए है, लेकिन हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप हमारे एग्जिस्टिंग स्लैब रेट्स के हिसाब से ही हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आज की क्लास में आपने क्या क्या सीखा? एक तो पर्सन की कैटेगरीज में कौन कौन इंक्लूड होता है, हमने स्लैब रेट्स देखे, एक तरीके से स्लैब रेट और फ्लैट रेट में हमने डिफरेंस देखा, मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट्स क्या होती हैं वो हमने देखा, और कुछ बात हमने न्यू टैक्स रिजिम के बारे में करी। ठीक है, तो ये हमने टॉपिक्स आज की क्लास में कवर किए हैं। अभी और भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो कि हम आगे की क्लासेस में कवर अप करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। कोई भी क्वेरीज हो तो आप ईमेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।